ओके, सो आज का हमारा लेक्चर ये है कि ओएलएस एस्टिमेटर्स में जो डिजायरेबल स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, उन डिजायरेबल स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को लाने के लिए वी पुट अ स्ट्रक्चर ऑन रिग्रेशन मॉडल। और वो स्ट्रक्चर क्या है? वी अज्यूम थिंग्स के चीजें इस तरह से हैं। अगर इस तरह से चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी, अगर वो assumptions फुलफिल हो रही होंगी, then our OLS estimators will have those desirable statistical properties, which are desirable because we have to make valid inference at the end. हमें एक वैलिड और एक यूजफुल गेस जो है वो वर्क करना है फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। तो वो assumptions क्या हैं? Let's look at them one by one. The first assumption is that the regression model is linear. We have already spent a few minutes discussing linearity. Let's look at this again. कि हम लोग assume कर रहे हैं कि जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर। और लीनियरिटी का मतलब यह है कि लीनियर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, बीटा 1, बीटा 2, इन कोफिशिएंट की टर्म में वो मॉडल जो है वो लीनियर होना चाहिए। दिस इज द assumption वी आर टेकिंग। assumption 2, x values are fixed in repeated sampling। कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज नॉन स्टोकास्टिक, दैट इज फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पलिंग। आपको एग्जांपल याद होगी कि जो हम लोगों ने इनकम कंजम्पशन की एग्जांपल ली थी चैप्टर 1 में, उसके अंदर हमने देखा था कि इनकम के कुछ ब्रैकेट्स थे। लाइक वो 5 हाउस होल्ड जो कि $80 पर वीक कमा रहे थे, उनकी कंजम्पशन हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई थी। और इसी तरह से फिर वो हाउस होल्ड से जिनकी इनकम 100 थी और उनकी कंजम्पशन हमने रिकॉर्ड की थी। वो हाउस होल्ड थे जिनकी इनकम 120 थी और उनकी कंजम्पशन हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई थी। सो वी हैड फिक्स्ड द वैल्यूज ऑफ एक्स, और फिर हम लोग, चूंकि हम लोगों ने x की वैल्यूज को फिक्स रखा हुआ था, फिर हम लोगों ने कंडीशनल मीन्स जो है वो कंप्यूट किए थे एट ईच वैल्यू ऑफ x, और उन कंडीशनल मीन्स को कनेक्ट करते हुए रिग्रेशन लाइन गुजरती है। सो बेसिकली assumption 2 is rather not very influential, it just make things easier। कि शुरू में अगर हम लोग x को नॉन स्टोकास्टिक जो है वो अज्यूम करें तो हमारे लिए कंप्यूटेशन जो है वो रिलेटिवली आसान हो जाती है। वी ओनली ब्रिंग द रैंडमनेस इन आवर मॉडल ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ वन वेरिएबल विच इज y। तो अगर x को आपने फिक्स कर दिया होगा, x को आपने रिपीटेड सैम्पलिंग में फिक्स कर दिया हुआ, लाइक 80 है और 5 हाउस होल्ड से डाटा रिकॉर्ड किया है, इसी तरह से 100 है और आपने वो बार बार उन्हीं हाउस होल्ड के पास गए हैं जिनकी इनकम 100 थी, लाइक 5-6 हाउस होल्ड से। जब आपने उसको फिक्स कर दिया है, you have taken out the randomness of this independent variable। तो जो मॉडल में बाकी एक वेरिएबल बचा वो सिर्फ और सिर्फ y बचा और वही रैंडम था। सो चीजों को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशनली इजी करने के लिए this assumption is borrowed। Okay, the next assumption is zero mean value of disturbance। This is actually the kind of moment condition। So हम लोग अज्यूम करते हैं कि जब हम लोगों ने कंडीशनल रिग्रेशन लाइन में क्या करना है, बेसिकली कंडीशनल मीन्स को कनेक्ट करना है। जी बिलाल, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, सो रिग्रेशन लाइन ने बेसिकली क्या करना है, उसने कंडीशनल मीन्स को कनेक्ट करना है। और कंडीशनल मीन पे हम लोग ये कहते हैं कि वी हैव काइंड ऑफ प्रेडिक्टेड what would be the consumption when the income is, let's say, $80 per week। So हम लोगों ने एवरेज कंजम्पशन जो है वो प्रिडिक्ट की है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन।
तो जब एवरेज प्रिडिक्ट कर दी है, बाकी जो उसकी लाइक हर हाउस होल्ड जो है वो एवरेज जो अमाउंट है वो स्पेंड नहीं कर रहा होगा। कुछ हाउस होल्ड एवरेज से ऊपर स्पेंड कर रहे होंगे, कुछ हाउस होल्ड उस कंडीशनल मीन से बिलो जो है वो स्पेंड कर रहे होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि वो जो वैल्यूज का अपने कंडीशनल मीन से डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली रैंडम। और उसको रैंडम कहने का मैथमेटिकल वे ये है, वी अज्यूम दैट द mean value of disturbance term, the conditional mean value of disturbance term is 0. Okay? This is like, if you remember the figure in chapter 1, this is exactly the same figure. So we had a regression line which connects actually the conditional means. ये जो सर्कल के अंदर डॉट लगा हुआ है, these are conditional means, and we are assuming कि बाकी जितनी वैल्यूज हैं x की y की सॉरी कंजम्पशन की x1 इनकम पे, बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो अपने इस मीन के गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो तकरीबन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दे आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन कंडीशनल मीन वैल्यू, एंड इन द टेल दे हैव लाइक स्मॉलर वैल्यूज और लिटिल वैल्यूज. इसलिए वो टेल जो है वो स्मॉल होती गई है, और जो हम बन रहा है दैट इज एट कंडीशनल मीन. सो बेसिकली वी आर सेइंग के हम लोगों ने एवरेज फिनोमिना जो है वो तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया है. बाकी जो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो डिविएशन है वैल्यूज का अपने कंडीशनल मीन से, दैट इज रैंडम. उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, वो ये है जो अजम्पशन 3 में लिखा गया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ errors given each value of x is equal to 0. Okay. A very important assumption which actually is borrowed from the work of Gauss and Markov, उन्होंने बेसिकली कहा कि अगर आपको कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए एस्टिमेटर्स के अंदर, तो हमें जो रैंडम पार्ट है y का, देखो स्टोकास्टिक जो स्टोकास्टिक पार्ट है पूरे के पूरे y के अंदर, पूरे के पूरे मॉडल में, वो किसने कंट्रीब्यूट किया है? वो अब y ने कंट्रीब्यूट किया है. इफ यू कीप द रैंडमनेस ऑफ x वेरिएबल शट, देन द ओनली रैंडमनेस इन द मॉडल इज कमिंग फ्रॉम y वेरिएबल. और वो y वेरिएबल में भी रैंडमनेस कहां पे है? वो बेसिकली उस पार्ट में है जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए. So we have explained this conditional mean, but we have not explained these random values, right? So ये random values हैं, इनके ऊपर अगर हम लोग कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंपोज करेंगे, तो हम OLS एस्टिमेटर्स में वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो है वो लेके आ सकते हैं. And this assumption 4 is really in this direction. It is putting some structure on the variance covariance of residuals mu's, and it says that the residuals are homoscedastic. Homoscedastic mean the variance of the residual is equal, and if you try to write it mathematically, we are saying the variance of mu I, the variance of residual, the conditional variance of residual is a constant value, और उस constant को sigma square से represent किया है. Okay? If you look at this figure again, यहां पे भी हमें यही चीज नजर आ रही है कि रेजिजुअल का जितना स्प्रेड अपने कंडीशनल मीन से x1 वैल्यूज पे है, x1 वैल्यू ऑफ इनकम पे है लेट्स से, उतना ही स्प्रेड x2 वैल्यूज पे भी है. उसका स्प्रेड जो है वो बराबर है हर जगह. ओके, ग्राफिकली यू कैन सी कि जितना स्प्रेड उसका x1 वैल्यूज पे है रेजिजुअल्स का, उतना ही x2 वैल्यूज पे स्प्रेड है, उतना ही x3 वैल्यूज पे स्प्रेड है, उतना ही x4 वैल्यूज पे स्प्रेड है. इमेजिन अ केस
कि अगर हमारे पास x1 वैल्यूज पे रेजिजुअल का स्प्रेड जो है वो इस तरह का हो जिस तरह का दिया हुआ है, और x2 पे रेजिजुअल का स्प्रेड जो है वो लेट्स से वो इस तरह का होता, तो now this x2 spread is like the residuals are more widely spread around its conditional mean at x2 compared to x1. तो फिर वो जो वेरिएंस है, जो सेकेडास्टिसिटी है, वो वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रही, वो होमो नहीं रही, वो वेरिएंस जो है वो हेट्रो हो जाएगी, वो चेंज कर रही है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स. सो ये वाली जो कंडीशन है, दिस कॉम्प्लिकेट्स थिंग, this try to prevent those desirable properties which we require in our OLS estimators. इसलिए इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए गास मार्कोव ने बेसिकली सजेस्ट किया कि हमें वेरिएंस और कोवेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स पे कुछ स्ट्रक्चर इंपोज करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ओएलएस के अंदर अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए आपको, तो फिर ये अजम्पशन आपको बोरो करनी पड़ेगी कि क्या ये अजम्पशन, अगर जब तक ये अजम्पशन होल्ड करती है तब तक ओएलएस एस्टिमेटर्स विल बी एफिशिएंट, विल बी बेस्ट. ओके, और मैथमेटिकली उसको कैसे लिख सकते हैं, that variance, conditional variance of mu I, which is written as the variance of mu I conditioned at x values is equal to, of course हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वेरिएंस को कैसे लिखते हैं, we take mean values, like we apply expectation and we apply summation and divide the values with mean, with number of observation. उसको लिखने का दूसरा तरीकाकार क्या है कि समेशन और एन को लिखने की बजाय आप दोनों के लिए एक ही टर्म लिख दें ई, और ये हम लोग करते आए हैं बेसिकली ऊपर चैप्टर के अंदर, कि कहीं पे हम लोगों ने मीन को लिखा है ई वाई और कहीं पे मीन को लिखा है समेशन वाई ओवर एन. सो दीज आर टू like to the same thing. So we can write the variance as expected value of mu I minus expected value of mu conditioned at x whole square. अगर किसी वेरिएबल में से उसका मीन माइनस करके आप उसको स्क्वायर कर लें और फिर उन सारी वैल्यूज को आप अगेन यू अप्लाई मीन, देन यू गेट वेरिएंस. So this assumption say that the conditional variance of mu I given at different values of xi is constant, is same, और इसको कहते हैं homoscedasticity or equal variance. In our later part of the course, we will come across such complications or such diseases where this variance is no more constant, where this assumption does not hold. फिर हम लोग वहां पे देखेंगे कि इसकी जो रिपरकशंस हैं, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो क्या होती हैं और इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं. सो इसी assumption को ग्राफिकली जो है वो assumption 4 को ग्राफिकली दिखाया हुआ है, पहले 2 डायमेंशनल स्पेस में दिखाया हुआ था ऊपर वाले ग्राफ में, और यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाया हुआ है. इट्स वन एंड सेम थिंग कि हमारे पास XY प्लेन में रिग्रेशन लाइन है, दिस इज रिग्रेशन लाइन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, एंड द रेजिडुअल्स आर एक्चुअली orthogonal to this regression line, और वो जो है उनकी वेरिएंस, उनका स्प्रेड अराउंड कंडीशनल मीन, वो इस हम्प से एक बेल टाइप की कर्व से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है. एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इट्स कांस्टेंट, इट्स सेम at the spread of the residual is same condition at x values where x is equal to 1 x1 and where x is equal to x2, conditioned at x where x is equal to xi, any value of x. So it's same, it's constant, it's homo. That's why we call this assumption
the homoscedasticity assumption. Okay, we call this assumption as homoscedasticity assumption. And this is a case where it's not constant. Here we have less variance. We have like the values are more clustered around conditional mean, and here we have values which are more widely spread, and they are not clustered around mean compared to the variance in x1. ओके, सो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेटेरोसेकेडासिटी. हेटेरोसेकेडासिटी or unequal spread or unequal variance. And we denote this condition where conditional variance of residual is not constant. Now you can see the small I subscript, right? So this I means कि variance अब बराबर नहीं रही. इससे पहले variance जो है वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा स्क्वायर थी, which mean कि x की कोई भी वैल्यू, यहाँ पे कंडीशन में x की कोई भी वैल्यू हो तो वेरिएंस जो है वहां पे रेजिडुअल्स की क्या होनी है, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा स्क्वायर होनी है. बट नाउ वी हैव लाइक इफ यू कंडीशन दिस वेरिएंस वेयर x इज इक्वल टू x1, तो फिर सिग्मा स्क्वायर जो है वो क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा. वेयर x इज इक्वल टू x2 वी हैव सिग्मा 2 स्क्वायर. ओके, सो residuals are unequally spread around its conditional mean. Okay, the next assumption is a continuity of the structure imposed on residuals. मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों ने assumption 3 के अंदर assume किया कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, वो रिपीटेड सैम्पलिंग में फिक्स्ड है. तो इसका मतलब क्या है, x की जितनी भी रैंडमनेस थी वो हमने शॉर्ट कर दी बाय टेकिंग दिस assumption. तो बाकी रैंडमनेस कहां से आ रही थी, वो आ रही थी y की वजह से. और y में कहां रैंडमनेस कहां पे है, वो रेजिडुअल्स में है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो रेजिडुअल के ऊपर स्ट्रक्चर इंपोज करने का बेसिकली फायदा ये है कि OLS एस्टिमेटर जो हम लोगों ने बीटा 1 बीटा 2 कंप्यूट करने हैं, उनमें कुछ स्टैटिस्टिकली डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो है वो जन्म लें. और रेजिडुअल के वेरिएंस को वेरिएंस पे स्ट्रक्चर इंपोज करने का जो काम था वो गास मार्कोव ने कहा कि अगर इन पे ये वाला स्ट्रक्चर होल्ड करेगा, ये वाला assumption जो है वो होल्ड करेंगी, तो फिर OLS एस्टिमेटर जो है वो बेस्ट होंगे. सो एक उस गास मार्कोव कंडीशन की एक कंडीशन तो ये थी कि रेजिडुअल्स की कंडीशनल वेरिएंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये थी कि रेजिडुअल की कोवेरिएंस जो है वो क्या होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए. कि वेरिएंस जीरो हो और रेजिडुअल्स का आपस में जो को रिलेशन है, को वेरिएंस है, वो क्या हो, वो जीरो हो. ओके ओके सर ये फिफ्थ assumption काइंडली दोबारा से बता दीजिएगा थोड़ा सा. ओके, सो जी सर. assumption 4 में हम लोगों ने स्ट्रक्चर इंपोज किया किसके ऊपर, रेजिडुअल्स की वेरिएंस के ऊपर. कि रेजिडुअल्स जो हैं वो क्या है, वो कांस्टेंट स्प्रेड के साथ एग्जिस्ट करते हैं. सो हम लोगों ने कहा कि कंडीशनल वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल इज सिग्मा स्क्वायर, और इसी तरह से उसी की कंटिन्यूटी है कि उनका वेरिएंस क्या हो, कांस्टेंट हो, और उनका जो कोवेरिएंस है यानी कि म्यू वन जो है वो म्यू 2 के साथ कोरिलेट ना करे. म्यू 1 म्यू 2 के साथ कोरिलेट ना करे, उनका जो आपस का कोवेरिएंस है वो क्या हो, वो जीरो हो. सो वेरिएंस क्या होती है भला, वेरिएंस इज एग्जैक्टली इफ वी हैव जो कंडीशनल वेरिएंस ऊपर लिखी हुई थी ना,
वो क्या थी भला? वो थी कोवेरियंस, लेट्स से कोवेरियंस ऑफ म्यू आई कॉमा म्यू आई again at conditioned at values of xi. यानी कि अगर किसी रेजिजुअल को अपनी वैल्यूज के साथ उसका कोवेरियंस देखेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगी? वेरिएंस। और उसके ऊपर, वेरिएंस के ऊपर हम लोग ने अजम्पशन ये इंपोज की या ये स्ट्रक्चर इंपोज किया कि वेरिएंस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। और कोवेरियंस पे ये स्ट्रक्चर इंपोज किया कि कोवेरियंस नहीं होनी चाहिए। एक रेजिजुअल जो है वो दूसरे रेजिजुअल के साथ को रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उनका कोवेरियंस आपस में क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर ये अजम्पशन होल्ड करती है तो कंप्यूटेशनली और स्टैटिस्टिकली हमारे ओएलएस एस्टिमेटर्स में वो जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो उनकी एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? वी राइट देम द कोवेरियंस बिटवीन रेजिजुअल आई एंड रेजिजुअल जे कंडीशनड एट x values I and x values xj is equal to 0। उसको एक्सपैंड कर लें तो ऑफ कोर्स वो एक्सपैंड करके आप देख रहे हैं कि वहां पे वो स्क्वायर था, म्यू को अपने मीन में से माइनस किया था हम लोगों ने और फिर उसका स्क्वायर ले लिया था। तो चूंकि यहाँ पे म्यू दो डिफरेंट हैं, तो म्यू आई को अपने मीन में से माइनस किया, सॉरी म्यू आई में से उसका अपना मीन माइनस किया, इसी तरह से म्यू जे में से अपना मीन माइनस किया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका मीन ले लिया। दिस इज कोवेरियंस। और इस पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो 0 के बराबर हो। लेटर इन आवर कोर्स हम लोग ये पैथोजेनिसिटी पढ़ेंगे कि अगर ये अजम्पशन होल्ड नहीं करती, अगर कोरिलेशन जो है वो सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है बिटवीन रेजिडुअल्स, बिटवीन एरर्स, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ओएलएस एस्टिमेटर में और उनको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इस अजम्पशन को हम लोग नो सीरियल कोरिलेशन अजम्पशन भी कह सकते हैं या नो ऑटो कोरिलेशन अजम्पशन भी कह सकते हैं। और इसके अपोजिट क्या हो सकता है? अगर ये अजम्पशन होल्ड नहीं करती तो या तो रेजिडुअल आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे कि एक रेजिडुअल बढ़ रहा है, म्यू आई जो है वो अगर पॉजिटिव है तो म्यू जे भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? नेगेटिवली कोरिलेटेड, कि अगर म्यू आई जो है वो पॉजिटिव है तो म्यू जे हमेशा उससे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव आनी है। ओके ओके सर, थैंक यू। टाइम सीरीज। थैंक यू सर। जी जी शाह जी, जी शाह जी। सर मैम थैंक्स। यू समझ लें कि टाइम सीरीज डेटा में जब भी हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, वी कम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम। वहां पे रेजिडुअल हमेशा, पहले वाला रेजिडुअल जो है वो 1990 का जो भी एरर कंपोनेंट है वो 1991 के एरर कंपोनेंट के साथ कोरिलेट कर रहा होता है, क्योंकि जो भी हमने वेरिएबल लेफ्ट आउट किया है उसका टाइम के साथ एक ट्रेंड बनता है और वो टाइम के साथ ट्रेंड जो है वो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम कॉज करता है। ग्राफिकली हम लोग उसको ये लिख सकते हैं कि एक तरफ अगर हम लोग म्यू आई को प्लॉट करें और दूसरी तरफ म्यू जे को प्लॉट करें, ओके, residuals are plotted against residuals, mu i's are plotted against mu i's, so we have here we have positive correlation between residuals कि हर residual है वो अपने
नेक्स्ट रेजिडुअल्स के साथ जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है और यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है. So by taking this assumption 5, we assume कि रेजिडुअल जो है उनका स्प्रेड इस तरह का होना चाहिए. उनका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें अपने ही अगेंस्ट, लाइक म्यू आईज के अगेंस्ट जो है वो स्कैटर प्लॉट करें, तो उनका स्कैटर प्लॉट should look like this thing, where you cannot find any concrete conclusion के रेजिडुअल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कोरिलेटेड है. Okay. Then the next assumption is assumption 6, and it says that there is zero covariance between mu I and xi. It's really very important assumption with regard to a lot of problems in OLS estimators. Actually OLS estimators में ज्यादातर problem जो है वो unbiasedness के आते हैं, and they originate because of this moment condition is violated. और इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी रेजिडुअल्स हैं वो x की डिफरेंट वैल्यूज के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे, यानी कि हम लोग y को एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ x, राइट? सो x कुछ ना कुछ y को एक्सप्लेन करता है. बाकी बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स थे जो कि y को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इनको इंक्लूड नहीं किया मॉडल के अंदर, तो वो किसका हिस्सा बन जाएंगे? वो बन जाएंगे रेजिडुअल्स का हिस्सा. तो अगर वो वाले फैक्टर्स जो कि y को एक्सप्लेन कर रहे थे वो x के साथ कोरिलेट करेंगे, there will be a severe problem which is endogeneity. And this is a kind of topic maybe we will also cover in the later part of our course. If not in Econo 1, we'll cover it in Econo 2. But for now, for the time being, you can just say that there is zero covariance between residuals and independent variables. Okay, इसकी reasons हैं कि ये covariance क्यों zero नहीं होगी. There could be omitted variable bias, there could be measurement error, there could be simultaneity. Okay, next is assumption 7. The number of observation, again this relates to law of large number. This is also required to bring some desirable properties in our OLS estimator, and it says the number of observations n must be greater than the number of parameters to be estimated. इस assumption का मतलब ये है कि basically you have large number of observation as possible. जितनी ज्यादा आपके पास observations होंगी, जितनी ज्यादा आपने डाटा की जो है heterogeneity है, जितना ज्यादा उसको कैप्चर किया होगा, it's beneficial. And the minimum criteria to apply a regression is you need to have at least observation greater than the number of parameters to be estimated. आपने जो पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं, let's say बीटा 1 और बीटा 2, आपने दो पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं, you need to have at least more than 2 observations to get this line. Okay? क्योंकि पता नहीं वो आपने एक मुझे याद है एक बच्चों को पहेली सी बुझाया करते थे कि अली के दो भाई हैं, एक का नाम अहमद है लेट्स से, और एक का नाम रजा है, ठीक है? तो तीसरे भाई का नाम क्या होगा? ऑफ कोर्स वो अली है. सो व्हाट यू हैव डन एक्चुअली, अगर आपने दो पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं तो तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगी. सो यू नीड टू हैव more degree of freedom so that आप independently उनको
जो पैरामीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। The next assumption says the variability in x values. आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बढ़ा लें, लेकिन आपके पास x की वैल्यूज में वेरिएबिलिटी अगर ना हो, you cannot run regression. और इसको माइक्रो न्यूमेरोसिटी कह सकते हैं आप, कि जितनी ज्यादा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो ओएलएस एस्टिमेटर का, बीटा 2 का खास तौर पे फॉर्मूला, ये है पेज नंबर 77. वी कैन गो बैक टू दिस फॉर्मूला. We can go back to formula. Where is it? अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने ने क्या किया है उस फॉर्मूला में, we have taken ratio between the covariance between xi and we have divided this value with variance of x. अगर ये वाली जो टर्म, डिनोमिनेटर की टर्म जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना ही ये रेशो जो है वो कंट्रोल में रहेगी. जितनी ये स्मॉल होती जाएगी, उतना ही ये रेशो आउट ऑफ कंट्रोल कह लें, या उतना ही ये इन्फ्लेट करेगी, उतना ही वैल्यूज हमारे पास बीटा 2 की बढ़ती जाएंगी. सो अगर ये, लेट्स से, इफ द वेरिएंस इन x is 0, which cannot theoretically be possible, but let's say the denominator is 0, so something divided by 0 would be infinity, and you will not be able to identify beta 2 when the variance of x is small. So जितना आपने independent variables की variance कम कैप्चर की है, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हाउस होल्ड के पास जाते हैं, लेट्स से, जो कहते हैं कि जिनकी इनकम जो है वो 80 थी. वो पहले वाले चैप्टर में जो एग्जांपल है 60 हाउस होल्ड की, आप 60 के 60 उन्हीं हाउस होल्ड के पास चले जाते हैं जिनकी इनकम जो है वो $80 है, और आप उनकी कंजम्पशन पूछते हैं. तो क्या आप रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट कर सकेंगे? नो, यू कैन नॉट. यू कैन नॉट प्रिसाइजली एस्टिमेट इट. व्हाई? क्योंकि रिग्रेशन लाइन ने कंडीशनल मीन्स के अंदर से गुजरना है, और कंडीशनल मीन्स जो है वो, अगर आप 80 इनकम के ऊपर कंडीशनल मीन निकालेंगे, वो तो एक आएगा कंडीशनल मीन. सो एक पॉइंट से आप लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, एटलीस्ट प्रिसाइजली आप ड्रॉ नहीं कर सकते. सो जितनी ज्यादा आपके पास वेरिएंस होगी एक्स के अंदर, उतना ही आप प्रिसाइजली ओएलएस एस्टिमेट कर सकेंगे. और ये अजम्पशन माइक्रो न्यूमेरोसिटी को ओवरकम करने के लिए है. यू नीड टू हैव enough independent variance in x variable, in independent variable. The x values in a given sample must not all be same. Technically, the variance in x must be a finite positive number. कि x की जो variance है वो finite होनी चाहिए. वो अगर वो infinity हो जाएगी तो of course something divided by infinity will be 0. So finite होनी चाहिए और positive होनी चाहिए. It should be greater than 0 and less than infinity. And the next assumption is, which is point of debate in most of the econometric literature, is कि क्या रिग्रेशन मॉडल, चूंकि हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का तो पता नहीं है कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा है. So all we are starting with is some kind of assumption कि हमारा population regression function इस तरह का दिखता होगा, उसकी जो शक्ल है वो इस तरह की होगी. तो वो जो assumption है कि वो इस तरह की होगी, that becomes important when you compare econometric literature or econometric methodologies of two papers attempting the same research question. तो वहां पे ये है कि क्या रिग्रेशन मॉडल करेक्टली स्पेसिफाई है या नहीं है, कि क्या हम लोगों ने इंटेंशनली कोई वेरिएबल्स तो ड्रॉप नहीं किए हुए, क्या हम लोगों ने जिसकी फंक्शनल फॉर्म है वो उसको करेक्टली स्पेसिफाई किया है, या वाकई वो लीनियर है तब हम लोगों ने इसको लीनियर लिया है, या वो नॉन लीनियर है तब हम लोगों ने इसको नॉन लीनियर लिया. एक एग्जांपल यहाँ पे दी है. सो अगर डाटा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और
रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस और रियल वेजेस का जो चेंज है उनका डाटा हम लोग प्लॉट करें, वो डाटा इस तरह से प्लॉट होता है। और इस डाटा में अगर आप लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे, यू विल गेट ए लीनियर रिग्रेशन लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड कनेक्टिंग पॉइंट बी इन ए लीनियर वे। तो आपकी लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है वो लेट्स से वो ये होगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 xi। लेकिन अगर आप उसमें लेट्स से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इनवर्स x के साथ रिग्रेस करते हैं y को, you get this regression line which is yi equals beta 1 plus beta 2 into 1 by xi. So you can clearly see कि ये वाली जो regression line है, जो दूसरे वाली regression line है which is non-linear in terms of variable is better predicting the data, वो उसको बेहतर फिट कर रही है compared to linear regression line. So अगर आप linear assumption लेके linear in वेरिएबल assumption लेके इस रिग्रेशन को एस्टिमेट करते हैं तो आपके रिजल्ट जो है वो ऑफ कोर्स वैलिड नहीं होंगे। So we call this kind of errors in estimation, we call these errors as specification bias और specification error, कि हम लोगों ने मॉडल को स्पेसिफाई करते हुए गलती कर ली है। अगर वो गलत किया है तो डेफिनेटली उसके बाद जितना भी हम लोग कंप्यूट करेंगे, फॉर्मूलाज कंप्यूट करेंगे, तो हम लोग वो गलत एस्टिमेट करेंगे। And the last assumption, there is no perfect multicollinearity. It somehow relates to this assumption number 7. In fact, most of the assumptions are actually interrelated. आप देखें एक का consequence दूसरी है, दूसरी का consequence पहली है, but anyhow उसने ऑथर ने बेसिकली चीजों को elaborate करके एक चीज को दूसरी चीज से differentiate करके लिखने की कोशिश की है। I guess it's a very well done effort. So assumption 10 says that there is no perfect multicollinearity, कि जो independent variable हैं, अभी तक तो हम लोगों ने एक ही independent variable वाली regression पढ़ी है। In coming chapters, we will focus on or will study regressions involving more than one independent variable, कि जहां पे consumption को incomes के अलावा लोगों की let's say लोगों की ethnicity भी इफेक्ट कर रही होगी, लोगों की जो है वो लोकेलिटी भी इफेक्ट कर रही होगी, क्या वो गांव में रह रहा है, क्या वो शहर में रह रहा है। तो वो जो जब हम लोग एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो वहां पे ये assumption है कि वो आपस में कोरिलेट नहीं करने चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आपस की कोरिलेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहा हो। तो जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहा होता है तो बेसिकली आपने आई डोंट नो मैथ 1 के अंदर अगर आपने मैट्रिक्स सॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें एक कंडीशन थी फुल रैंक मैट्रिक्स की, वो ये कहती है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी रोज हैं या जितने भी कॉलम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर कोई एक रो दूसरी रो को प्रेडिक्ट कर रही होगी, एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर रही होगी, तो उस मैट्रिक्स का रैंक रिड्यूस हो जाएगा। सो तकरीबन वही चीज ये है कि अगर एक वेरिएबल एग्जैक्टली दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहा होगा तो बेसिकली आपके पास इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन या इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो हैं एक्स के वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई OLS estimators. You can simply say there is no perfect multicollinearity in our independent variable. और परफेक्ट से नीचे जो मल्टीकलिनैरिटी है, जितने ज्यादा आपस में कोरिलेटेड होंगे उतनी ही इंडिपेंडेंट वेरिएंस कम रह जाएगी टू एक्सप्लेन व्हाई। तो फिर वो तकरीबन मोर लेस वो बन जाएगी assumption 8 कि इंडिपेंडेंट वेरिएंस जो है वो x के अंदर कम होती जाएगी और जितनी कम होगी उतना ही हम लोग इन्फ्लेटेड नंबर जो है वो बीटा 2 उतना ही इन्फ्लेटेड फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इतनी कम हो जाए कि बिल्कुल जीरो हो जाए तो फिर पैरामीटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं रहेगा।